हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे जो वीडियोस थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 को आपने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपका धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, बात करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें आप ये जानते हैं कि आप अपने लोगों से क्या चाहते हैं और आप देखते हैं कि वो बहुत कम पैसों पे, कम खर्च पे और बहुत बेहतर तरीके से उन कामों को कर रहे हैं। दोबारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? वैज्ञानिक प्रबंधन एक ऐसी कला है जहां पे आप एग्जैक्टली ये जानते हैं, वाकई में आप क्या चाहते हैं अपने लोगों से, आप ये जानते हैं और आप ये देख रहे होते हैं, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और आप देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं काम को और कम से कम खर्च पे कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से, पूरे जोश खरोश और समझदारी से उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, और आपका काम हो रहा है। कुल मिला के देखें, जो F.W. टेलर या फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, ये है कौन? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, was the first expert to lay down the foundation of management as a science consisting of fundamental principle and use of these scientific methods to solve managerial problems. फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है या ये कहें कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है, ये पहले विद्वान थे, पहले एक्सपर्ट थे जिन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत की बात करी थी कि प्रबंधन के साथ मैनेजमेंट के जो फाउंडेशन के बारे में बात करी थी कि अगर हम साइंटिफिक मेथड्स का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सिद्धांतों का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल मैनेजमेंट के लिए करें और उनके टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, तो हम बहुत सारी जो मैनेजरियल प्रॉब्लम है, प्रबंधन से जुड़ी हुई जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है प्रोडक्शन के सेक्टर में या अदर जो फील्ड है, वर्किंग सेक्टर है, उसमें हम बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, प्रबंधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है या उसूल क्या है। प्रिंसिपल को उसूल भी कहते हैं, भाई मेरे ये उसूल हैं काम करने के। तो वो कौन से उसूल है जो वैज्ञानिक मैनेजमेंट के आते हैं, जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने या F.W. टेलर ने दिए थे। जो बेसिक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, ये कोई अंगूठा दिखाने का नियम नहीं है, ये एक विज्ञान है पूरा। देखिए, विज्ञान बार बार शब्द क्योंकि आ रहा है तो पहले थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है या स्टडी क्या होता है, ताकि आपको ये समझने में ज़्यादा बेहतर हो। देखिए, जब हम कहते हैं ना किसी काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड है, का मतलब है पहले आपने सोचा कि आप क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है या प्रॉब्लम क्या है, फिर आपने उनके लिए बेसिकली जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन कौन से विकल्प है जिन पे आप काम कर सकते हैं, आपने ये तय किया, फिर आपने बेस्ट विकल्प चुना। सीधी बात है, आप मैन पावर कितनी लग रही है, समय कितना लग रहा है, खर्च कितना है, और आज जो तकनीक आपके पास मौजूद है, आप इन सब का ख्याल रख के काम करते हैं। फिर बेस्ट ऑल्टरनेट को चून करते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए सबसे चीपेस्ट है, ये सब आपके जो टाइम है और जितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसी के अंडर में हो रहा है, आप उस पर अप्लाई करते हैं। फिर आप साथ ही साथ क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि ये चीज़ें वर्केबल है आपके अकॉर्डिंग या नहीं है। अगर वर्केबल है तो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कुल मिला के आपने पहले से ये तय किया कि किसी पूरे काम को अलग अलग लेवलों पे किस तरीके से करवाना है। ये साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है। हम वर्केबल लाइफ में पहले से तय करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे काम को करना है, अलग अलग चरणों में कैसे काम करना है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं। Each and every task performed in an organization should be based on a scientific study and analysis instead of the hit and trial method. उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं, प्रत्येक काम वो साइंटिफिक स्टडी के आधार पर, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर और एनालिसिस के आधार पर होने चाहिए।
ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, चलो करके देखते हैं, वर्क कर गया तो इसी को कर लेंगे, आजमा के देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता है कि किस तरीके से आप किसी काम को परफॉर्म करेंगे, अलग अलग चरणों में करेंगे और अलग अलग चरणों में करके अंतिम चरण तक कैसे पहुंचेंगे, ये पहले से तयशुदा मैनर में काम होना चाहिए। करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं, ट्रायल कर लो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। There should be a scientific plan along with the standardized equipment to do work efficiently and effectively. हमेशा आपके पास एक वैज्ञानिक योजना होनी चाहिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वही, आपके पास एक हमेशा वैज्ञानिक योजना होनी चाहिए और आपके पास स्टैंडर्डाइज जो जरूरी क्या कह सकते हैं इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट का मतलब है औजार, आपके पास जो जरूरी औजार हैं उन कामों को करने के लिए जो स्टैंडर्डाइज है, जो उस काम के लिए सबसे उपयुक्त औजार है, वो समय पे मौजूद होना चाहिए और काम बहुत ही दक्षता और संपूर्णता के साथ होना चाहिए, यानी कम से कम लागतों में होना चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज के इस्तेमाल के साथ होना चाहिए और कम से कम समय में होना चाहिए, या जो समय आपने निश्चित किया है उसी समय के अंतर्गत होना चाहिए। हैंस टू सिंप्लीफाई द टास्क एंड प्रमोट ईजी इट इन इट्स परफॉर्मेंस, new techniques and methods need to be developed and management should not keep using age old methods of and techniques. और कामों को सरल बनाने की जरूरत है, ऐसा करने के लिए hence to simplify the task, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आपको अपने जो टास्क है, जो काम है, कामों को छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा, उनको सरल बनाना पड़ेगा और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपको नई तकनीक, नए मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैनेजमेंट जो पुराने जो ढर्रे वाले नियम थे उनको छोड़ना पड़ेगा। सीधी बात है, आपको नई टेक्निक की ज़रूरत है, आप पुरानी टेक्निक पे रह के चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। अरे भाई पहले ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, देखो अब स्मार्ट बोर्ड पे आ गए, पहले सिर्फ फिजिकल क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, आज देखिए आप लोगों को इंटरनेट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। तो हम एज ओल्ड मेथड्स के सहारे ज़्यादा लोगों का भला नहीं कर सकते, हमें लोगों को भला करना पड़ेगा तो हमें नई तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखिए हम ले रहे हैं। अगला है हार्मनी नॉट डिस्कट। देखिए आपसी सौहार्द मौन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अनबन नहीं होनी चाहिए। अनबन किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में किसी भी तरीके की तकरार है या वर्कर अगर ये महसूस कर रहा है कि वो ओवरबर्डन फील कर रहा है तो काम उतना अच्छा नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बहुत ज़रूरी है कि वर्कर और प्रबंधन के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सौहार्दपूर्ण माहौल हो, यानी दोनों एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, किसी तरीके की कोई झंझटबाजी ना हो, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है आसानी से पूरे हो सके, किसी भी तरीके का मतभेद ना हो। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छा कार्य करने का एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग खुश होकर काम करना चाहते हैं या पसंद करते हैं। In order to respect each other's role and avoid any kind of conflict, Taylor brought a complete revolution in management policies, mental revolution की बात करिए। और ऐसा करने के लिए कि एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी प्रकार का मतभेद या तनाव नहीं है या कोई गतिरोध यानी कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी बदलाव के बारे में बात करी मैनेजमेंट की नीतियों में, जहां पे जिसे मेंटल रेवोल्यूशन कहा, उन्होंने मानसिक क्रांति के तौर पे देखा कि भाई इस तरीके का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए वर्कर्स को काम करते हुए, या बोझिल नहीं होने चाहिए कौन, हमारे प्रबंधन, ओवरबर्डन का नहीं होना चाहिए, टास्क बहुत ज़्यादा है या लेस वेजेस मिल रहे हैं या डिफ़िकल्ट टास्क, ऐसा नहीं होना चाहिए, ईजी करके रखना चाहिए ताकि चीज़ें वर्कआउट कर सके। अगला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन का मतलब आपसी सहयोग होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। जब लोग आपस में काम करते हैं, बात करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं बेसिकली, या मैनेजमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रहा है, ओवर वैल्यूड फील कराया जा रहा है, इससे बचना या बचाना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं।
It is an extension of principle of harmony not discarded, whereby constructive suggestions of workers should be adopted and they should not go on strike as both management and workers share responsibility and perform together. ये इसी का जो है हार्मनी नॉट डिस जो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी जो है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल का जो सिद्धांत है, ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है, जहाँ पे ऐसे सजेशंस वर्करों के को माना जाएगा या स्वीकार किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि कंपनी के हित में है, जो कि कंपनी के फ़ायदे में है। और इससे क्या होगा कि वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, हड़ताल पे नहीं जाएगा, और दोनों ही मैनेजमेंट और वर्कर अपनी अपनी जिम्मेवारियों को एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे और एक साथ मिलकर कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे या उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोसेसिटी। जो भी व्यक्ति काम करता है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो मैनेजमेंट का पर्सन है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो उसकी क्षमता के अनुरूप, और उसका जितना से ज़्यादा भला या कल्याण हो सकता है प्रोस्पेरिटी, उसके आधार पर। इसके लिए क्या करना है, उन्होंने सुझाव दिया फ्रेडरिक विंसोर टेलर जी ने। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ competencies of all person of an organization after their scientific selection and assignment work suited to their temperament and abilities। ऐसा करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि आप एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने वर्करों को चुनेंगे, उन्हें उनका काम देंगे जो उनकी क्षमता और जो उनकी गुणों के आधार पर, उनके टेम्परामेंट, काम करने की एबिलिटी के आधार पर उन्हें प्रोवाइड किया गया है, ताकि वो अपना बेस्ट, कॉम्पिटेंसीज का मतलब अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस उस काम के साथ दे सके। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। देखिए, इसी पॉइंट में जो मैंने मिस कर दिया वो था कि डेवलपमेंट, कि जब आपने साइंटिफिक पद्धति के आधार पर एक व्यक्ति को चुना, उसे काम सौंपा, साथ ही साथ उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट समय समय पे इसे देने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, अपनी एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइजेशन को बढ़ा सके, वो अपने काम में और बेहतर महसूस करते हुए काम को उतनी जिम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ जा रही है। वही कह रहे हैं कि दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ वर्कर टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। यानी जितनी उसकी क्षमता है, जितने उसके अंदर गुण हैं, उन सारे गुणों का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को उसका योगदान मिल सके और उसकी उत्पादकता सिद्ध हो। हमारा प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गया। अब आते हैं टेक्निक्स पे। उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक सिखाई है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने, या कहेंगे कौन कौन सी पद्धति है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। हमने अभी सिद्धांत के बारे में बात करा था, अब वो मेथड्स बता रहे हैं कि भाई आप इन मेथड्स को अप्लाई करके देखिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो जल्दी अचीव होंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बात करते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले था फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने कार्य को फोरमैनशिप के आधार पर बांटा। अब ये फोरमैनशिप क्या है? फोरमैनशिप का मतलब होता है कि जब हमारे जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए मिस्त्री हो गया। जब हम घर बनवा रहे होते हैं तो घर बनाते हुए 4 मजदूर होते हैं, लेकिन एक मिस्त्री क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट मिस्त्री क्या कर रहा है, उन 4 मजदूरों से किसी से वो कह रहा है कि भाई आप मसाला बनाइए, किसी से कह रहा है कि आप चिनाई करिए, किसी से कह रहा है। इस तरीके से फोरमैनशिप का मतलब ये होता है कि कामों को छोटे छोटे ग्रुपों में बांटना एक कंपनी के, और उन ग्रुपों में 6 से 8-10 लोगों की टीम बना देना, और उस टीम में एक व्यक्ति को ये काम दे दिया जाता है जो उनके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंटों को पूरा करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये कुछ सुपरवाइजर्स है, लेकिन सुपरवाइज़र क्या करते हैं, वो एक पूरे डिपार्टमेंट के सभी वर्करों को देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनकी ज़रूरतों को करते हैं, उनके कामों को बताते हैं। ये क्या करता है, ये छोटी छोटी टीम है, हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं छोटी छोटी टीम बनाते हैं 4 से लेकर 10 जनों की या 8 जनों की, और उसमें एक जो है स्पेशलाइज जो वर्कर है, ठीक है, उसे ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो बाकी के लोगों से काम कराएगा, खुद भी करते हुए जवाबदेही उसकी होगी। फोरमैनशिप है। चलिए डिस्कस करते हैं।
फंक्शन फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर कंसिडर्ड डिफरेंट। देखिए, फंक्शन फोरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें योजना और योजना को पूरा कराना, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, यानी योजना बनाना एक की जिम्मेदारी है और योजना पे कार्य करने की जिम्मेदारी दूसरे की होगी। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज टू बी एंट्रस्टेड टू अ फोरमैन। सुपरविजन, कामों की जो देख रेख है उसको भी अलग अलग विशेषज्ञता के आधार पर बांट लिया जाता है, अलग अलग वर्गों में बांटा। सीधी बात है, काम को अलग अलग पॉइंट पे बांट लिया जाता है कि किसी का काम है कि भाई आप रॉ मटेरियल ला के दोगे, कोई होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे होते हैं, डिपार्टमेंट के कामों को अलग अलग पॉइंट पे बांटा गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो सुपरविजन है उसे भी अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन में बांट लिया गया है और हर फंक्शन को किसी एक फोरमैन को सौंप दिया जाता है। एंट्रस्टेड, सौंपना होता है कि भाई ये जो फोरमैन है वो इस काम को कराएगा, काम ए को, काम बी को, काम सी को, यानी पूरे काम को ए प्लस बी प्लस सी बोला हमने। अब उसी टास्क को हमने ए, बी और सी के लिए 3 फोरमैन बना दिए। ये फोरमैन की जिम्मेवारी है कि वो इस काम को पूरा कराए। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। एक्चुअली में जो ये प्रिंसिपल है, ये जो उसूल या सिद्धांत है, ये एक वर्जन है हेनरी फ्यूल के डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, हेनरी फ्यूल के, नॉट फ्रेडरिक विंसलोव टेलर। साइंटिफिक एनवायरनमेंट के लिए बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन फोरमैनशिप है वो हेनरी फ्यूल के डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन उस सिद्धांत का ही एक और वर्जन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, कामों को बांटिए और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उन्हें काम सौंपिए। इट टेक्स प्लेस थ्रू 8 पर्सोनल नेम डिवाइडेड अंडर हेड्स प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, देखिए जो ये फंक्शन फोरमैनशिप है उन्हें जो टेक्निक जो दी है फ्रेडरिक विंसलोव टेलर ने, उसको टोटल 8 हेडिंग में बांटा गया है और 2 मेजर हेडिंग में बांटा गया है। ये 2 मेजर हेडिंग है, उनमें पहला है प्लानिंग इंचार्ज, योजना बनाने वाले। दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज, जो काम को होंगे उत्पादन करने वाले। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होता है, तो उत्पादन के जिम्मेवार और योजना बनाने के जिम्मेवार। ये 2 कैटेगरी बांटी गई है और 2 में क्या है, 4-4 फोरमैन डिवाइड किए गए हैं। देखिए 4 फोरमैन क्या है। जो प्लानिंग इंचार्ज है, जो योजना बनाने के इंचार्ज है, उन्हें सबसे पहला आएगा रूट क्लर्क। ठीक है, ये डेजिग्नेशन है फोरमैन की। रूट क्लर्क क्या काम करता है, टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फंक्शन फोरमैन है वो ये बताएगा कि अगर कोई काम ए है तो A1, A2, A3, A4, A5 टिल द एंड AN, ये किस सीक्वेंस में काम होगा, पहले क्या काम होगा, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, फिर तीसरा काम क्या होगा, चौथा काम, यानी एक सीक्वेंस या फॉलो अप एक्शंस बताता है, एक के बाद दूसरा एक्शन क्या होगा। ये तय करने का काम है रूट क्लर्क का। वो योजना बनाएगा कि क्या सीक्वेंस होंगे और प्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट होगा, इनपुट टू फाइनल आउटपुट तक क्या होगा, ये बताने की कोशिश रूट क्लर्क का काम होगा। दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, निर्देश देने वाला क्लर्क। ये क्या काम करे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। अलग अलग पॉइंट या वर्क स्टेशन पे वर्कर के लिए क्या निर्देश होंगे, यानी वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, जो योजना बनाई गई उस योजना के अंतर्गत पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे जो एम्प्लॉय है या वर्कर काम करने वाला है उसे क्या क्या काम करने होंगे, वो ये सुझाता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, तीसरा जो होगा, जो योजना बनाएगा वो लगेगा काम पे लगने वाला समय। ये देखिए स्टैंडर्डाइज समय होगा, मानक, वो ये तय करेगा कि कितना समय लगना चाहिए, ज़्यादा कम वो परफॉर्मेंस में तय होगा, एनालाइज में होगा। लेकिन टाइम और कॉस्ट और कितनी लागत आएगी, अलग अलग वर्क स्टेशनों पे क्या क्या लागत आएगी। टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब, यानी जो प्रत्येक एक वर्क स्टेशन पे एक जॉब, दूसरे वर्क स्टेशन पे दूसरा जॉब और तीसरे वर्क स्टेशन पे तीसरा जॉब, तो हर जॉब के लिए लगने वाला समय और कितना खर्च आता है ये बताएगा। मैन पावर भी कितनी लगेगी वो ये भी बताता है। अगला है शॉप डिसिप्लिनेरियन, टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट द रूल्स ऑफ रेगुलेशन अमंग द वर्कर्स। इसका काम अनुशासन तय करना है कि वो नियम बनाएगा
कि क्या अनुशासन की हमें रिक्वायरमेंट है, टाइम बाउंडनेस की रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ब्रेकेज लापरवाही ना हो, ठीक है, केयरलेसनेस ना हो। ये सारे जो शॉप डिसिप्लिनेरियन का काम होता है कि वो तय करता है कि अनुशासन बना रहे और नियमों को और ठीक से लागू किया जाए सभी वर्करों में। इसकी योजना कैसे, ये चारों जो प्लानिंग इंचार्ज हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और शॉप डिसिप्लिनेरियन जो है वो इन कामों को करता है। अब आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज, इस पे फोरमैन है, ये भी काम करते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज में जो सबसे पहली फोरमैन की डेजिग्नेशन है वो है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है भाई, 4 5 8 लोग उसके नीचे काम करें, गैंग बॉस बता रहा है तो वो बताएगा कि उन्हें क्या काम करना है, भाई तो ये काम करे, ये काम कर, ये काम कर। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर द ऑपरेशन। गैंग बॉस का काम है जो भी मशीन चाहिए, जो भी औजार चाहिए उनको ठीक से लगाना, ठीक है, जंग ना लगे, ऑयलिंग करके रखना, साफ सुथरा करके रखना, एक प्रॉपर प्लेस होते हैं औजारों के बनाए, वो उनको उन प्लेसेस पे अरेंज करके रखता है। ये सारा काम गैंग बॉस का होता है। अगला है स्पीड बॉस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये सुपरवाइज करता है कि काम में कहीं लापरवाही तो नहीं, पता चला 2 लेबर मिलकर बात कर रहे हैं, मौका लग गया, काम करना बंद कर दिया। वो इस चीज़ का ख्याल रखता है, भैया काम पे लगाए रखो, काम से कहीं वर्कर भाग तो नहीं गया है, बहानेबाजी तो नहीं करा, कहीं सो तो नहीं गया। इसका काम लोगों को, जो काम करने वाले हैं उनको काम पे लगाए रखना होता है। ये देखना होता है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, ताकि काम लगातार समय पे पूरा हो सके और जितना दिया गया उतनी ही मात्रा में हो सके। अगला है रिपेयर बॉक्स, टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स एंड मशीनरी। जो रिपेयर बॉक्स होता है आमतौर पे काम के कंप्लीट होने के बाद, ये काम के कंप्लीट होने से पहले वो मशीनों की चेक करता है, वो जांच करता है कि जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। ऑयलिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करना इसका काम होता है। ऑयलिंग करना होता है, ग्रीसिंग करनी होती है, टूल्स में कहीं कोई पेच या नट है, अगर कोई कसा नहीं है तो उन्हें कसना होता है। तो ये कह रहे हैं कि रिपेयर बॉस क्या करता है, रिपेयर बॉस वर्किंग कंडीशन में मशीनें, टूल्स बने रहें वो इसका ख्याल रखता है। और अंत में इंस्पेक्टर, ये क्वालिटी ऑफ वर्क को देख रहा होता है कि जो काम हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस चाहिए, जो प्रोडक्ट हम जैसा बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट उसी तरह की क्वालिटी का बन रहा है या नहीं, जैसा हमने सोचा है उस तरीके की क्वालिटी हमें देखने को मिले। तो ये फोरमैनशिप के काम है। फोरमैनशिप बेसिकली जो टेक्निक है, फंक्शन फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। प्लानिंग इंचार्ज होते हैं, हमने पढ़ा, और दूसरे होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। प्लानिंग इंचार्ज बेसिकली प्लान या योजना बनाने का काम करते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज एग्जीक्यूशन करते हैं उन प्लान को, ठीक है, रियल लाइव ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो काम करते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में हमने रूट क्लर्क के बारे में पढ़ा, जो सीक्वेंस और रूट वो प्रोडक्शन बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है दिए जाएंगे, अलग अलग वर्क स्टेशन में वर्कर को क्या काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इस बात का ख्याल रखेंगे कि अलग अलग जो जॉब डिफाइन किए गए हैं उन जॉब पे लगने वाला समय, स्टैंडर्डाइज समय क्या होगा और कितना खर्च आना चाहिए पर्टिकुलर में, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। और अंत में सॉफ्ट डिसिप्लिनरी ये तय करता है कि जो नियम और जो रेगुलेशन बनाए गए वर्कर उसे वो कौन से होंगे, वो ये बनाने का काम करते हैं। जबकि प्रोडक्शन इंचार्ज जो उत्पादन का काम करते हैं उनमें गैंग बॉस होता है, जो टूल्स और मशीनरी को तैयार करता है काम से पहले। स्पीड बॉस जो ये तय करता है कि जितना समय तय किया गया उसी समय में काम हो जाए, देरी ना हो। रिपेयर बॉस का काम होता है जितने भी मशीन है, टूल्स है, उनको रोज़ चेक करना, समय समय पर ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, ठीक है, ताकि जब काम शुरू हो, प्रोडक्शन हो, तो उस समय कोई से भी तरीके की रुकावट ना आए। और इंस्पेक्टर काम की क्वालिटी को चेक करता रहता है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन उनसे हो रहा है, उनके लेवल पे, वर्क स्टेशन लेवल पे, वो उन कमियों को चेक करता रहता है कि अगर कोई कमी है तो उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला पॉइंट फंक्शनल फोरमैनशिप कंप्लीट हो रहा है मेरी तरफ से। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब है ये समय, खर्च और कितने वर्कर चाहिए और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये इन 4 पॉइंटों पे काम करता है। कितना समय एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैक्सिमम तय किया जाएगा और मिनिमम कितना समय लग रहा है ये तय करना, ठीक है। टॉलरेंस लिमिट तय करता है, स्पेसिफिकेशन करता है। दूसरा, कितने वर्कर मिलके एक पर्टिकुलर जॉब को या टास्क को कंप्लीट करेंगे,
ये तय करना। इस तरीके से कॉस्ट, कितना खर्च आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, ये तय करना। और साथ ही साथ क्वालिटी, गुणवत्ता, हमारी गुणवत्ता जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे वेस्टेज कैसे कम होगा, ये तय करना। और क्वालिटी जो होगी, स्पेसिफिकेशन होते हैं जैसे कलर क्या है, ओडोर क्या है, फीचर्स क्या है, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है गुणवत्ता को। स्टैंडर्डाइजेशन में ये सब आता है, मानकीकरण। सिंप्लीफिकेशन वर्क, काम को सरल बनाना। बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आउटपुट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें आप मानक तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, ताकि आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, यानी आउटपुट में बेहतरी हो, वृद्धि हो। दोबारा, स्टैंडर्डाइजेशन हिंदी में मानकीकरण। मानकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आप ऐसे मानकों को तय करते हैं जो व्यापार की सभी गतिविधियों में इस तरीके से बदलाव करता है कि आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमने कहा एक सरल भाषा में जो आप लोग पढ़ते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब उस प्रोसेस से है जिसमें आप ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो सके। सिंप्लीफिकेशन, अब आता है सरलीकरण, सरल बनाना, भाई काम को आसान बनाना। Simplification is a process of remove unessential varieties, sizes of products and services। भाई सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से जहाँ पे बेवजह की जो आपने बांट दिए कि भाई ये प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, अरे भाई मत बांटो, एक जगह रख दो, ठीक है। और प्रोडक्ट और सर्विसेज को अलग अलग साइज़ को, बेवजह की जो साइजेस है जिसका कोई खास यूज़ नहीं होता, उनको ज़बरदस्ती चेंज करना, हटाना होता है। The cost of labor, machine and tools can be saved through simplification and standardization। भाई सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है कि जो लागत है लेबर पे लगने वाली, लागत है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली, और जो लागत है मशीन और टूल्स पे लगने वाली, यानी जो खर्चे हैं होने वाले, वो कम हो पाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन से और सिंप्लीफिकेशन से। इट लीड्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज द टर्नओवर। बेसिकली अगर कहा जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन आपके टर्नओवर को, यानी प्रोडक्टिविटी को या रिजल्ट्स को या यील्ड को बढ़ाता है कई गुना, और आपके खर्चों को बहुत हद तक कटौती करता है, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करता है। अगला है मेथड स्टडी। मेथड का मतलब विधि है। सीधी बात है, मेरा पेचकस पीछे है, हमें स्ट्रेन होगा। अगर मेरे पेचकस सामने है और मुझे पेचकस की जरूरत यहाँ पड़ती है, थोड़ा आसान होगा। तो ये मेथड है, ठीक है। तो कह रहे हैं द पर्पज ऑफ मेथड स्टडी टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द जॉब इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। मेथड स्टडी जो विधि का अध्ययन है, यानी जब किसी वर्क पोजीशन पे जो काम कर रहे हैं उसमें देखते हैं कम से कम स्ट्रेन आए, कम से कम खिंचाव आए, कम से कम स्ट्रेस हो और टाइम कम लगे। चीज़ों को सामने अगर पहले से अरेंज कर देंगे, टूल्स और मशीनरी को, अगर सामने ही वर्कर को काम करना है तो क्या होगा, समय कम लगेगा। अगर उसे ही दूसरी जगह से बार बार आके उठा के लाना पड़े तो समय ज़्यादा लगेगा। तो मेथड स्टडी क्या करता है, जो लूप होल्स है, जो कमियां हैं वर्क स्टेशन की, उनको दूर कर रहा होता है। यही कह रहे हैं कि जो पर्पज़ है मेथड स्टडी का, एक सबसे बेहतरीन वे किसी काम को करने का वो ढूंढने की कोशिश करता है, विकसित करने की कोशिश करता है, ताकि जॉब में क्या एफिशिएंसी आ सके, कम से कम लागतों पे वो काम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल हो सके, और अच्छी क्वालिटी के जो है वो क्या हो, जनरेट हो, अच्छे क्वालिटी के गुड, अगर आप गुड प्रोड्यूस करें, सर्विस तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फाइनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सके, हमारे जो ग्राहक है उन वस्तु या सेवाओं को पाके बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस करता हो, बहुत खुश हो, उसका एक्सपीरियंस बहुत नाइस है, ठीक है। तो ये मेथड स्टडी है। आगे बढ़े, मेथड स्टडी पे और बात करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, ठीक है। मोशन स्टडी का मतलब है भूल गया, चलिए मोशन स्टडी की बात करते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी, इल डायरेक्टेड एंड इनएफिशिएंट मोशन बाय वर्कर एंड मशीन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क।
ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जो बेमतलब के फालतू के जो आना जाना लगा रहता है, गैर जरूरी जो आना जाना लगा रहता है, या इनएफिशिएंट मोशन हो रहा है, बेमतलब के परिचालन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसे एक एक चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ा। भाई सारी चीज़ों को एक जगह ला के अरेंज कर दीजिए, ठीक है। आप सारी चीज़ों को अगर एक जगह लाके कर देंगे तो काम जल्दी होगा। अगर हमें रॉ मटेरियल सारे एक जगह अवेलेबल मिल जाएं और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिल जाए, जो मशीनरी हमें चाहिए वो पहले से ही हमारे पास अरेंज होके हो, जो टूल्स हमें चाहिए वो पहले से ही हमारे पास अरेंज होके हो, तो क्या होगा, अगर हमारा जो वर्क या प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मोशन स्टडी जो है वो वेस्टफुल और अननेसेसरी इनडायरेक्ट और इनएफिशिएंट मोशन जो वर्कर के या मशीन के होते हैं उन्हें पहचानता है और उसे दूर करने का कोशिश करता है ताकि बेस्ट मेथड ऑफ वर्क हमें मिल सके। अगला है फैटिग स्थिति, थकान का अध्ययन। भाई देखिए, अगर काम में थकान होगी तो जो हमारा एम्प्लॉय है वो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा जितना वो कैपेबल है। थकान होती किससे? ओवरबर्डन से होती है, ठीक है, स्ट्रेन वर्क से होती है, ठीक है, ओवरबर्डन से, स्ट्रेन वर्क से होती है। ये जो एनवायरनमेंट है अनप्लीजेंट हो, ज़्यादा हीट है, ज़्यादा सफोकेटेड है, यानी एनवायरनमेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने से होती है। तो बात करते हैं फैटिग स्टडी, थकान की बात करते हैं। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। फैटिग स्टडी ये तय करता है कि कितना, किस समय पे और कब कब रेस्ट या इंटरवल देना चाहिए ताकि काम करने वाला वर्कर ज़्यादा थकान महसूस ना करे काम करते वक्त। देखिए, थकान से सिर्फ काम की क्वालिटी नहीं होती, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं जो कि एक कंपनी के लिए ओवरबर्डन हो जाता है। एक तो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर आपका हट जाता है, दूसरा कंपनी को उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ता है और वर्कर उतने दिन एब्सेंट हो जाता है और कई बार इनकैपेबल हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि वर्कर थकान ना हो। तो जो फैटिग स्टडी है वो बेसिकली इसीलिए कराई जाती है कि आप ये तय कर सके कि कब कब और कितना आराम दिया जाना चाहिए काम के बीच में, ताकि काम करते वक्त जो वर्कर है वो थकान महसूस ना करता हो। द रेस्ट इंटरवल विल इनेबल वर्कर टू रिगेन द लॉस्ट स्टेमिना वेर अवॉइडिंग द एक्सीडेंट, रिजेक्शंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। ठीक है, जब ये जो रेस्ट इंटरवल होते हैं एक वर्कर को दोबारा अपनी क्षमता को या स्टेमिना को रिगेन करने में मदद करती है और इसकी वजह से एक्सीडेंट, रिजेक्शंस का मतलब है जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया, और या इंडस्ट्रियल सिकनेस, आपका जो उद्योग है ज़बरदस्ती के नुकसान से बच पाता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस तभी आती है जब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, उत्पादकता कम हो रही है, या जो गुड आप बना रहे हैं वो कॉम्पिटेंट लेवल का नहीं है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत कम है। ठीक है, तो इन सब से बच पाता है फैटिग स्टेट से। अगला था डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम। सीधी बात है, लोगों को उनके उत्पादनता, उनकी क्वालिटी के आधार पर या उनके काम की क्वालिटी के आधार पर पे करना ज़रूरी है। डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग भत्ता, वेज होता है भत्ता या भुगतान, जो आप भुगतान कर रहे हैं वो अलग अलग काबिलियत के आधार पर तय होनी चाहिए, सबको एक समान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, दिस डिफ्रेंशिएट्स द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक्स वेजेस, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी। ये एफिशिएंट, दक्ष और अनदक्ष, यानी ऐसे सीधी बात है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का डिफ्रेंशिएशन पैदा करता है, उनको पहचानता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा काबिल है, ये काम को बहुत परफेक्टली कर पा रहा है तो इसे ज़्यादा पे करना है, और जो व्यक्ति कम काबिल है उसे कम करना है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये भुगतान और उत्पादकता में एक संपर्क बनाता है। भुगतान या भत्ता या जो पेमेंट आप कर रहे हैं, जो राशि आप पे कर रहे हैं और जो काम आपको हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है, और जो एफिशिएंट वर्कर है और इनएफिशिएंट वर्कर है उनके अंतर को आपको दिखाने की कोशिश करता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश एंड 2 पीस रेट्स आर यूज। आमतौर पे स्टैंडर्ड आउटपुट की कितना माल बनाना है एक वर्कर को, वो ये तय करता है, और 2 तरीके के रेटों का इस्तेमाल होता है। एक तो हायर फॉर दोज हु अचीव इक्वल टू और मोर देन स्टैंडर्डाइज आउटपुट, एक तो ज़्यादा पर पीस रेट दिया जाता है। पर पीस का मतलब है अगर उसने 100 आइटम बनाए तो 100 के अलग अलग रेट होंगे, अगर टारगेट 100 है या उससे ज़्यादा है, उससे कम है। कि एक तो ऐसा वर्कर होता है जो काम है, जो टारगेट आपने सेट किया है वो उस टारगेट को पूरा कर लेता है या उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसे अलग रेट पर यूनिट देना चाहिए उसके काम के हिसाब से।
और दूसरा है दैट इज एफिशिएंट वर्कर। कुल मिला के दैट इज एफिशिएंट वर्कर एंड लोअर रेट्स फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर। यानी ये एफिशिएंट वर्कर है। एफिशिएंट वर्कर का मतलब क्या है, उसने इन टाइम काम को, टारगेट को पूरा कर लिया है। दूसरा होता है लोअर रेट, एक होता है कम पर पीस रेट होता है, किसके लिए, इनएफिशिएंट वर्कर के लिए, जो समय पे काम को पूरा नहीं कर पाते, एंड स्लो पेस्ड वर्कर होते हैं, या वो बहुत धीमे धीमे रफ्तार से काम करते हैं, तो उन्हें रेट कम देने चाहिए पर पीस। दस efficient worker will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance। ऐसा करने से क्या माना उन्होंने कि अगर डिफरेंशियल फीस बेस्ड सिस्टम है तो जो काबिल है वर्कर या जो एफिशिएंट अच्छी प्रोडक्टिव वाला वर्कर है वो बहुत अच्छा रिवॉर्डेड फील करेगा अपने आप को कि उसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और जो इनएफिशिएंट है वो मोटिवेट होगा कि अगर वो और अच्छे से काम करे तो उसे और ज़्यादा अच्छा पैसा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक उदाहरण भी दिया है, इस पे एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 20 यूनिट्स एंड द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 100 रुपीज़ पर यूनिट एंड वन हु विल प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्डाइज विल पेड 80 रुपीज़ पर यूनिट। माना कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर के लिए एक दिन का तय किया गया है कि उसे 20 यूनिट बनाने ही बनाने, और एक वर्कर जो 20 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाता है उसे पर पीस के हिसाब से 100 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जो 20 का टारगेट पूरा नहीं कर पाता उसे 80 रुपये पर यूनिट बनाया दिया जाएगा। तो अगर एक एफिशिएंट वर्कर है जिसने 21 यूनिट बनाए, उसे कितने मिले, 21 इंटू 100 दैट इज 2100 पर डे, तो उसे 2100 रुपये पर दिन मिले, क्योंकि उसने 21 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट बनाए और 100 रुपये के हिसाब से 21 यूनिट प्रोड्यूस करे, टारगेट था 20 का। वहीं पे वेयर एज अ वर्कर मेक्स 18 यूनिट विल गेट 18 इंटू 80 इज 1440 पर यूनिट। लेकिन वहीं पे एक ऐसा वर्कर था जिससे 20 का टारगेट था लेकिन सिर्फ 18 यूनिट बनाए, तो उसे कितना भुगतान मिलेगा, 18 गुणा 80, 18 इंटू 80 दैट इज 1440, 1440 रुपये पर डे के हिसाब से भुगतान मिलेगा। इस तरीके से तो डिफरेंस है दोनों वर्करों में, वो 660 रुपये का हुआ, जो मोटिवेट करेगा इन एफिशिएंट वर्कर को कि वो भी एफिशिएंटली वर्क करे, और ये 660 रुपये का जो नुकसान है वो उसको पूरा करे, या ये कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, उसे एक उम्मीद बनी रहेगी। लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। भाई मैं सेटिस्फाइड अगर फील करता हूँ किसी काम में तो मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा, ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेस नहीं है, ओवरबर्डन नहीं है, ठीक है, मैं कोऑपरेटिव और ठीक है कॉर्डियस माहौल में और हार्मोनियल माहौल में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मजा आएगा काम करके, ज़्यादा खुशी होगी इस बात को। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन। इसका मतलब है कि आपने पूरी तरीके से जो मानसिक सोच बना रखी है, वर्कर सोचता है कि जो मैनेजमेंट है उसे दबाना चाहता है, या मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर क्या है, आलसी है, बहानेबाज, काम नहीं करना चाहता। इस सोच को बदलना और उनके बीच में एक दूसरे के लिए कंपटीशन की जगह, प्रतिद्वंदता की जगह कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ाना है कि भाई वो मैनेजमेंट जो काम कह रही है वो उसको वर्कर समझे कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, और वर्कर की जो मांगे हैं मैनेजमेंट समझे कि ये उनकी जिम्मेवारी है, ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सके। टीम की तरह काम करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा कंपनी का, और फाइनली वो मैनेजमेंट के लोग हों चाहे वो वर्कर हों, दोनों को सीधा फ़ायदा होगा। ठीक है, द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी। ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो है एक अच्छा प्लीजेंट यानी एक बहुत बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए अपने वर्कर के लिए, और एक वर्कर काम करे पूरे समर्पण के साथ और पूरी वफादारी के साथ, ताकि वो आगे बढ़ सके। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग इट। इसकी जगह कि एक वर्कर और मैनेजमेंट जो है आपस में लड़ रहे हैं कि भैया आप कम लाभ देते हैं या मुझे ज़्यादा लाभ देते हैं, इसकी जगह वो प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो इस समझ को पैदा करें। ठीक है, इसके साथ ही जो पार्ट 1 है चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो मैं ओवर कर रहा हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 2 पार्ट में हम इस को करने जा रहे हैं, तो अगला पार्ट जो है होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें प्लीज़। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आता है, जैसे ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपने मुझे दिया है जो चैप्टर 1 था उसके लिए, तो इससे पता चलता है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिकमेंड भी करें स्टूडेंट्स को। हमारा टारगेट है कि जो ये बिज़नेस है, बिज़नेस को तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में पूरी किताब कर देंगे।
हमें ऐसा विश्वास है। यानी आज जुलाई में मैं हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी पूरी बुक दोनों ख़त्म हो जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बस अपना बहुत ख्याल रखें, खूब अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।